नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी मीडियम बायोलॉजी में। यहाँ हम आपको कक्षा 11वीं तथा 12वीं के जीव विज्ञान को हिंदी में पढ़ाते हैं तथा उनके नोट्स आपको हिंदी में देते हैं, वो भी NCERT बेस्ड नोट्स सारे रहते हैं। तो अगर आपको कक्षा 11वीं तथा 12वीं के जीव विज्ञान को हिंदी में पढ़ना है और उनके नोट्स आपको हिंदी में चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज जो हम अपनी कक्षा 11वीं को पढ़ेंगे, कक्षा 11वीं में आज हम अपने अध्याय 2 को पढ़ेंगे। मैंने अध्याय 1 को पढ़ा दिया है, तो आप अध्याय 2 को पढ़ने से पहले अध्याय 1 को अच्छी तरह से समझ ले, उसके बाद आपको अध्याय 2 समझ में आएगी। वरना आपको अध्याय 2 को समझने में कठिनाई होगी, तो इससे बेहतर है कि आप पहले अध्याय 1 को पढ़ें, उसको समझें, उसके बाद आप अध्याय 2 को पढ़ें। क्योंकि पढ़ाई जो है वो सीक्वेंस में होती है, ठीक है, एक एक करके होती है, ये नहीं कि कहीं से भी आप पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे। तो इसीलिए पहले आप अध्याय 1 को पढ़ो, उसके बाद आप अध्याय 2 को पढ़ना है। तो चलिए आज मैं अपना अध्याय 2 स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो आज हम अपना अध्याय 2 पढ़ेंगे, जिसमें मैं आज आपको भाग 1 पढ़ाऊंगा। ठीक है, भाग 1। तो अध्याय 2 क्या है? तो जीव जगत का वर्गीकरण। अध्याय 2 में क्या पढ़ेंगे हम लोग? जीव जगत का वर्गीकरण कैसे किया गया। इससे पहले वाले अध्याय में मैंने आपको बताया था कि पूरी जो हमारी पृथ्वी पर जो है 1.7 से 1.8 मिलियन तक जीवों का जातियों का पता लगाया जा चुका है। तो इतनी सारी जातियों को हमको एक एक करके पढ़ने में बहुत सारी परेशानियां होगी, पढ़ ही नहीं सकते हम। नामुमकिन है कि 1.7 से 1.8 मिलियन जातियों को हम एक साथ एक एक करके पढ़े। तो इनको जो हम लोग वर्ग में बांट देते हैं। किसके आधार पर बांट देते हैं? कुछ कुछ समानताओं के आधार पर इनको वर्ग में बांट देते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। तो उन्हीं के बारे में हम लोग इसमें विस्तार से पढ़ेंगे। तो आपको पहले अध्याय 1 को पढ़ना है, उसको समझना है, उसके बाद आप अध्याय 2 पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम आज का अपना कक्षा स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैविक वर्गीकरण प्रणाली क्या होता है। तो जैविक वर्गीकरण जीवों की वैज्ञानिक पद्धति है जो समानता और अंतर के आधार पर श्रेणियों को पदानुक्रम में बांटती है। तो जैविक वर्गीकरण प्रणाली क्या है? तो जैसा मैंने आपको बताया कि पृथ्वी पर 1.7 से 1.8 मिलियन तक जीवों का पता लगाया जा चुका है। तो इन सभी जीवों की जातियों को एक एक करके पढ़ना नामुमकिन था। इनको क्या किया हमने? इनको क्या किया? वैज्ञानिकों ने वर्गीकृत कर दिया, मतलब समानताओं के आधार पर इनको अलग अलग वर्ग में बांट दिया। तो देखिए कहां से स्टार्ट हुआ, मतलब वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया, वो कैसे कैसे वर्गीकरण दिया था, हम इन सब चीजों को पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए द्विजगत प्रणाली, जिसको हम लोग इंग्लिश में 2 किंगडम सिस्टम कहते हैं। तो द्विजगत प्रणाली जो है ग्रीक के वैज्ञानिक अरस्तु, यानी कि जिसको इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं, उन्होंने दिया था। एरिस्टोटल जो है, आप देखिएगा बेसिक ऑफ बायोलॉजी में एरिस्टोटल जो है वो बायोलॉजी के जीव विज्ञान के पिता भी कहे जाते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। ठीक है, तो और अरस्तु क्या कहे जाते हैं? अरस्तु जो है जंतु विज्ञान के भी जनक या पिता कहे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो किंगडम सिस्टम था, सबसे पहला जो इन्होंने वर्गीकरण किया था वो किसने किया था? अरस्तु ने किया था। अरस्तु कौन थे? तो वो ग्रीक वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो अरस्तु जो है 384 से 322 ईसा पूर्व, बीसी जो है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व, ठीक है, वहां तक रहे थे। तो जीवित चीजों को व्यवस्थित करने वाले पहले वैज्ञानिक में से एक थे। अरस्तु कौन थे? तो जीवित चीजों को व्यवस्थित करने वाले पहले वैज्ञानिकों में से एक थे। उन्होंने अपने अध्ययन के अनुसार जीवों को 2 जगह में व्यवस्थित किया था। ठीक है, अरस्तु जो थे उन्होंने अपने अध्ययन के अनुसार, जो उन्होंने अध्ययन किया जीवों को, उसके अनुसार उन्होंने जीवों को 2 जगह में व्यवस्थित किया था। ठीक है, अरस्तु के समय से ही जीवित चीजों को 2 जगह में विभाजित किया गया है। अरस्तु ही जो पहले व्यक्ति थे, तो उन्हीं के समय से जो है जीवित चीजों को, जीवित जो चीजें हैं उनको 2 जगत में विभाजित किया गया है। तो पहला जगत क्या था? पहला जगत प्लांटिया था। ठीक है, प्लांटी था, और दूसरा जगत क्या था? एनिमेलिया था। ठीक है, इन सबको हम आगे विस्तार में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अरस्तु ने फिर इनमें से प्रत्येक समूह को 3 छोटे छोटे समूह में विभाजित किया। अरस्तु ने जो है फिर प्लांटी और एनिमेलिया को जो है छोटे छोटे 3 समूह में विभाजित किया। जैसे जंतु उपसमूह में किनको रखा? जो भूमि पर रहते हैं, जो जल में रहते हैं और जो वायु में रहते हैं। ठीक है, तो उनको किस में रखते हैं? जंतु उपसमूह। पादप उपसमूह, पादप किसको कहते हैं? हम लोग पेड़ पौधे को कहते हैं। तो पादप उपसमूह में इन्होंने 3 समूह बनाए। ठीक है, 3 छोटे छोटे समूह बनाए। एक छोटे समूह, एक छोटे रखे। छोटे समूह में जो छोटे पौधे रहते थे। ठीक है, मध्यम में जो है मध्यम पौधे रहते थे। ठीक है, और बड़े में जो है, जैसे बड़े में हो गया बरगद का पेड़, आम का पेड़, ये सब रहते थे। ठीक है, तो पादप समूह उपसमूह को जो है उन्होंने इस 3 भाग में बांटा। जंतु उपसमूह को भूमि, जल और वायु में रहने वाले के आधार पर उनको बांट दिया। ठीक है,
लेकिन देखिए अरस्तु के द्वारा दिया गया वर्गीकरण प्रणाली बहुत अच्छी नहीं थी, मतलब इसमें जो बहुत सारे जीव जो है वो फिट नहीं बैठते थे, ठीक है। मतलब ये जो दिए थे ये पूरी तरीके से सही नहीं था, ठीक है। बहुत सारे जो जीव थे इस प्रणाली में फिट नहीं होते थे, ठीक। उदाहरण के लिए जैसे देख लीजिए आप मेढक, मेढक जब पैदा होता है तो वह कहाँ रहता है, पानी में रहता है। तो उस टाइम उसके पास क्या रहता है, जैसे मछली में गलफड़े रहते हैं, उसी टाइम जब मेढक पैदा लेता है पानी में तो उसके पास भी गलफड़े होते हैं। लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो वो उनके फेफड़े हो जाते हैं, तो वो जमीन पे भी रह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में तो अरस्तु ने मेढक को कैसे वर्गीकृत करेंगे, अरस्तु ने जो वर्गीकृत किया उसके अनुसार उन्होंने जो नियम बनाया उनके अनुसार हम मेढक को कैसे वर्गीकृत करेंगे। तो ये मेढक को हम वर्गीकृत नहीं कर सकते थे अरस्तु के दिए हुए वर्गीकरण के हिसाब से। तो यहाँ पे जो अरस्तु का जो वर्गीकरण है वो गलत हो गया। तो अरस्तु वर्गीकरण प्रणाली में पक्षी, चमगादड़, उड़ने वालों कीटों के साथ एक समीकृत क्रिया किया गया था, ठीक है। पक्षी में जो है चमगादड़ को भी रख दिया गया था, कीट मकोड़ों को भी रख दिया गया था, यहाँ तक कि उनके पास उड़ने वाले कुछ ही समानताएं थे। जो भी जीव उड़ते थे, मतलब जो जिन भी जीवों को इन्होंने उड़ने वाले में रख दिया था, ठीक है। जैसे आपने ऊपर देखा कि जंतु उपसमूह जो इन्होंने भूमि, जल और वायु बनाया था, तो जैसे वायु में जो उड़ते थे जीव उनको रख दिया था, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं था कि जो जीव उड़ते थे उन्हीं को वहां रखा जाएगा, ठीक है। तो जैसे देखिए, जैसे इन्होंने चमगादड़ को भी उड़ने वाले में रख दिया, कीट को भी उड़ने वाले में रख दिया, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, और पक्षी को भी रख दिया। तो पक्षी जो है एक अलग हो जाते हैं, चमगादड़ जो है वो अलग हो जाते हैं, अलग प्रजाति के हो जाते हैं, अलग जाति के हो जाते हैं। चमगादड़ जो स्तनधारी हो जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से कीट मकोड़े जो है वो अलग प्रजाति। तो इनमें बस कुछ ही समानताएं थी कि ये उड़ सकते थे, इनके अलावा इनमें कोई समानताएं नहीं थी। यहाँ भी अरस्तु के द्वारा दिया गया जो वर्गीकरण था वो गलत साबित हो गया, ठीक है। तो अरस्तु के सीमित वर्गीकरण प्रणाली की कई समस्याओं के बावजूद इसका उपयोग लगभग 2000 वर्षों तक किया गया था। अरस्तु जो दिए थे वो एक सीमित वर्गीकरण प्रणाली था। इस वर्गीकरण प्रणाली में कुछ ही जीव फिट होते थे, सारे के सारे जीव जो थे वो फिट नहीं होते थे, ठीक है। तो जिसके कारण जो है इसके बावजूद लगभग 2000 वर्षों तक इसका उपयोग किया गया। उसके बाद 18वीं शताब्दी में जो है स्वीडिश वैज्ञानिक आते हैं। कौन आते हैं 18वीं शताब्दी में? स्वीडिश वैज्ञानिक आते हैं, ठीक है। स्वीडिश के जीव विज्ञानी आते हैं जिसका नाम था कार्लोस लिनियस, ठीक है। तो उन्होंने जो है वो जो है 1707 से 1778 ईस्वी तक, 1707 ईस्वी उनका जन्म हुआ था और 1778 ईस्वी तक वो मर गए थे, ठीक है। उनकी मृत्यु हो गई थी 1778 ईस्वी में। तो आप इन सब चीजों को जो है नोट करके अच्छे से रखिएगा, ठीक है, ताकि ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, ठीक है। द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया था, ठीक है। जब तक कार्लोस लिनियस ने नया पद्धति नहीं दिया तब तक जो है अरस्तु के द्वारा ही दिया गया जो वर्गीकरण प्रणाली था वही चल रहा था। 2000 वर्षों तक जो है किसी ने अरस्तु के दिए हुए प्रणाली को प्रस्तावित नहीं किया गया था, मतलब उनके जगह पर अपना कोई उन्होंने वर्गीकरण प्रणाली नया नहीं दिया था जो कि उससे बेहतर हो। तो उसके बाद जो कार्लोस लिनियस ऐसे जीव विज्ञानी थे जिन्होंने अरस्तु से कुछ बेहतर दिया, अरस्तु से कुछ बेहतर वर्गीकरण प्रणाली दिया, ठीक है। तो अब देखते हैं उन्होंने क्या दिया, द्विजगत पद्धति दिया। द्विजगत पद्धति, द्विनामकरण पद्धति जिसको बोलते हैं, तो वो किन्होंने दिया? कार्लोस लिनियस ने दिया। तो कार्लोस लिनियस जो थे सभी जीवित चीजों को दो बड़े जगत के अंतर्गत वर्गीकृत, कार्लोस लिनियस ने जो था सभी जीवित जो दो चीजें थी, जो सभी जीवित है उनको दो बड़े जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया, ठीक है। कार्लोस लिनियस के आधुनिक परिस्थितिकी का जनक और वर्गीकी का जनक भी माना जाता है। कार्लोस लिनियस को जो है आधुनिक परिस्थितिकी का जनक और वर्गीकी का जनक भी माना जाता है। तो ये सब चीज जो है आप थोड़ा अंडरलाइन करके रखिएगा, ये आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो वर्गीकरण प्रणाली का विस्तार करने के अलावा उन्होंने प्रत्येक जाति का नामकरण का एक सरल तरीका स्थापित किया। वर्गीकरण प्रणाली का विस्तार जो किया ही उन्होंने, लेकिन उनके प्रति उनमें जो जितनी भी जातियां आती थी, जो वर्गीकरण प्रणाली उन्होंने बनाया उनमें जितनी भी जातियां आती थी उन प्रत्येक जाति के नामकरण के लिए एक सरल तरीका स्थापित किया उन्होंने, ठीक है, जिसे बाइनोमियल नामकरण कहा जाता है। इसके दो भाग होते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, मानव जीनस होमो सेपियंस से संबंधित है। इस प्रकार मानव के लिए दो भाग, जातियों का नाम होमो सेपियंस और होमो सेपियंस। जैसे होमो सेपियंस को देखिए मैंने अंडरलाइन किया है, अगर आप नॉर्मल लिखते हैं, हाथ से लिखते हैं, तो उसको होमो सेपियंस को जो हम नीचे से अंडरलाइन कर देते हैं, और अगर ऐसे लिखते हैं तो कंप्यूटर वगैरह, मोबाइल वगैरह, तो उसको जो हम लोग इटालिक फॉर्म में लिखते हैं। तो जैसे देखिए, मैंने चैप्टर पर इससे पहले वाले अध्याय में आपको बताया था कि होमो सेपियंस जो है, होमो जो है वो क्या दर्शाता है? जाति को दर्शाता है, ठीक है। और सॉरी होमो जो है वो वंश को दर्शाता है और सेपियंस जो है वो जाति को दर्शाता है, ठीक है। जीन्स का नाम जो है हमेशा कैपिटल में रहेगा, मतलब जीनस जो होमो है, तो हम किसी का भी जैसे मैंजीफेरा इंडिका लिखेंगे तो मैंजीफेरा इंडिका जो लिखेंगे तो आम की जाति को दर्शा रहा है। तो मैंजीफेरा जो है, मैंजीफेरा वो क्या हो गया?
जीनस हो गया मतलब वंश हो गया, ठीक है। तो जीनस जो नाम है उसको हम सबसे पहले कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको पहले अध्याय में बताया था, आप वहां अगर पढ़े हो तो आपको अच्छे से ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो उदाहरण के लिए मानव जीनस होमोसेपियंस से संबंधित इस प्रकार मानव के लिए दो भाग प्रजातियों का नाम होमोसेपियंस या, ठीक है, किया गया। तो इसको देने वाले थे वो कार्लस लिनियस ही थे। कार्लस लिनियस जो ही थे द्वि नामकरण पद्धति दिए थे, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखना है, जिसके बाइनोमियल नामकरण भी कहा जाता है, ठीक है। बाइनोमियल नामकरण कहिए या द्वि नामकरण पद्धति कहिए, दोनों एक ही है। ये किसने दिया था? ये कार्लस लिनियस ने दिया था, ठीक है। इसके बाद देखिए कार्लस लिनियस के द्वारा किया गया वर्गीकरण। कार्लस लिनियस ने क्या क्या वर्गीकरण किया? तो जगत, वर्ग, गण, वंश और जाति, ये 5 वर्गीकृत बनाए, ठीक है, वर्गीकरण बनाए। लेकिन इनमें भी कुछ सीमाएं थी। इन्होंने भी जो वर्गीकरण बनाया, वर्गीकरण प्रणाली बनाई, इनके में भी कुछ सीमाएं थी। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे पहले जीव जो थे वो तो ना तो जंतु थे ना तो पौधे थे, वो क्या थे? बैक्टीरिया थे। तो इन्होंने जो है बैक्टीरिया के लिए कोई नहीं बनाया। जैसे आपने देखा प्लांटी बना दिया और एनिमेलिया बना दिया, मतलब बस 2 जगत बनाई इन्होंने। तो आप जो है वायरस को या कवक को कहाँ रखेंगे? तो ना तो उनको हम पौधे में तो नहीं रख सकते, ना तो उनको जंतु में रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इनका जो वर्गीकरण जो प्रणाली था ये थोड़ा थोड़ा गलत हो गया, मतलब थोड़ा गलत हो गया। तो इससे अब बेहतर भी आएगा, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए इनमें क्या सीमाएं थी, इनके द्वारा जो दिया गया वर्गीकरण प्रणाली था उनकी कुछ सीमाएं थी। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे पहले जीव ना तो जंतु थे और ना ही पौधे थे, तो उनको जो है इन्होंने कैसे वर्गीकृत किया? तो उनको इन्होंने वर्गीकृत नहीं किया। अब जैसे देख लीजिए कवक की शरीर संरचना और प्रजनन क्रिया पौधों से भिन्न होते हैं। कवक जो होता है जिसको फंगी कहते हैं, उसका जो शरीर संरचना होता है या प्रजनन क्रिया होता है वो पौधों से भिन्न होता है। इसको उन्होंने कैसे वर्गीकृत किया? तो ठीक है, संगठनों के निचले स्तर पर ऐसे कई उदाहरण है जहां पौधे और जंतुओं की दूरियां गायब हो जाती है। जैसे देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे पौधों और जंतु इनका आप जो कोशिका लेते हैं तो कोशिका के अंदर अगर आप डीएनए अलग अलग करते हैं, तो अगर आप इसको मतलब ऐसे नहीं देखेंगे, सिंपल से देखेंगे, तो ये दोनों जो है आपको एक ही तरीके से दिखेंगे। तो इनका भी इन्होंने सही से वर्गीकृत नहीं किया। तो यहाँ पे जो इनके द्वारा कार्लस लिनियस के जो द्वारा दी गई द्विजगत प्रणाली थी ये भी थोड़ी गलत हो गई, मतलब ये भी उतना सटीक नहीं था, उतना सही नहीं था जिसमें सब जीव फिट बैठ सके। फिर आता है 3 जगत पद्धति। 3 जगत पद्धति किसने दिया? अर्नेस्ट हैकल ने दिया। कब दिया? तो अर्नेस्ट हैकल ने 1866 ईस्वी में 3 जगत पद्धति दिया, ठीक है। तो इन्होंने जो है 3 जगत में सभी चीजों को जितने भी जीव हैं उनको बांटा, ठीक है। तो पहला जो है वो एनिमेलिया है, जिसको हम विषमलैंगिक जीव कहते हैं। प्लांटे जो स्वपोषी जीव हैं। प्रोटिस्टा जो उत्तक विभेदन का हुआ। उत्तक विभेदन क्या हुआ? जिसको उत्तक मतलब क्या हुआ? टिश्यू। मतलब प्रोटिस्टा में जो है उत्तक विभेदन का अभाव होता है, मतलब उत्तक जो है विभेदन में नहीं रहता है, मतलब एक जगह उत्तक जो है वो नहीं रहता है, ठीक है। अब देखिए प्लांटे में यूकैरियोटिक और ऑटोट्रॉफिक जीव होते हैं। प्लांटे में कौन होता है? यू खाना बना सकते हैं, मतलब वो खाना अपने अंदर ही बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग भी खाना बनाते हैं लेकिन वो खाना नहीं, वो क्या करते हैं अपना जो भोजन है उनका भोजन वो स्वयं अपने अंदर ही तैयार करते हैं। हम लोग अपना भोजन अपने अंदर तैयार नहीं कर सकते हैं। हम लोग अपना भोजन क्या करते हैं? या तो पेड़ पौधे से लेते हैं या हम जानवर को मार के खा जाते हैं, तो वो नहीं होता है। वो हम जो क्या है वो हम लोग हेटेरोट्रॉफिक हैं, ठीक है। लेकिन प्लांटे में जितने भी आते हैं वो क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं और ऑटोट्रॉफिक होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक और हेटेरोट्रॉफिक के साथ साथ एक ऑटोट्रॉफिक जीव शैवाल और कवक शामिल है। प्रोटिस्टा जो है उसमें क्या होता है? प्रोटिस्टा में जो है यूकैरियोटिक और हेटेरोट्रॉफिक के साथ साथ एक ऑटोट्रॉफिक जीव भी रहता है। ऑटोट्रॉफिक जीव मतलब ये एक्सेप्शन हो गया। प्रोटिस्टा में जो यूकैरियोटिक भी रहेगा, यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव रहेंगे, जिसमें हेटेरोट्रॉफिक के साथ साथ ऑटोट्रॉफिक जीव भी रहेंगे, ठीक है। मतलब ऐसे जीव भी रहेंगे जो एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं अपने भोजन के, ऐसे जीव हैं जो खुद का भोजन स्वयं से बना सकते हैं, जैसे कि शैवाल हो गया, कवक हो गया, ठीक है। एनिमेलिया में जो है यूकैरियोटिक कोशिका और विषमपोषी जीव होते हैं, ठीक है। एनिमेलिया में जो कौन होते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव होते हैं और विषमपोषी जीव होते हैं। मतलब एनिमेलिया में जितने भी जीव होंगे वो किसी दूसरे पे अपने भोजन के लिए आश्रित होंगे। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर आश्रित हैं। अगर हम लोग जानवर को ही मार के खाते तो वो भी जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे पर ही आश्रित है। तो कहीं ना कहीं हम लोग इनडायरेक्टली भी जो है पेड़ पौधे पर आश्रित हैं। तो इसीलिए जो है हम लोग क्या है? विषमपोषी है, ठीक है। तो इसमें भी हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। अब आगे देखिए 4 जगत पद्धति, ठीक है। आपको कहीं भी कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, सभी चैप्टर को आपको सीक्वेंस में समझना है ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आए। मैं हर जगह पे जैसे यूकैरियोटिक अभी आया, प्रोकैरियोटिक सेल आया, तो ये सब जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, इन सबको जो मैंने भाग 1 में भी बताया। और बेसिक ऑफ बायोलॉजी एक प्लेलिस्ट है, वहां पे आप जाके पहले बेसिक ऑफ बायोलॉजी को देखिएगा तो आपको बायोलॉजी को
समझने में आसानी होगी, मतलब जीव विज्ञान को समझने में आसानी होगी। तो किसी भी विषय को पढ़ने से पहले आपको उसके बेसिक को पढ़ना चाहिए। तो आप जीव विज्ञान के पहले बेसिक को पढ़ ले तो आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो देखिए, चार जगत पद्धति, चार जगत पद्धति जो कोपलैंड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कब दिया था? तो 1956 ईस्वी में दिया था इन्होंने। मतलब जो तीन जगत पद्धति था इसमें भी बहुत सारी कमियां थी, जिसके कारण सारे जीव जो है तीन जगत पद्धति में फिट नहीं बैठते थे। फिर चार जगत पद्धति दिया गया, ठीक है। तो चार जगत पद्धति जो किसने दिया? कोपलैंड ने दिया। कब दिया? तो 1956 ईस्वी में दिया था, ठीक है। इसमें जो इन्होंने चार जगत बनाया, पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा मेटाफाइट और चौथा मेटाजोआ, ठीक है। तो मोनेरा क्या होता है? तो मोनेरा में जो है बैक्टीरिया नीला हरा शैवाल को रखा गया। नीला हरा शैवाल मतलब युगलिना, ठीक है। तो मोनेरा में जो बैक्टीरिया को रखा गया और नीला हरा शैवाल को रखा गया, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव होते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोटिस्टा, जिसमें कि शैवाल और कवक आते हैं। ये कौन से जीव हो गए? यूकैरियोटिक जीव हो गए। मेटाफाइट, मेटाफाइट में कौन आते हैं? हरे पौधे आते हैं, इसमें भी यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव हो गए। मेटाजोआ, पशु विषमपोषी होते हैं, यूकैरियोटिक जीव हो गए। तो इसमें भी जो है इन्होंने बहुत सारी, जैसे इसमें जो है इन्होंने हरे पौधे में यूकैरियोटिक सेल होगा, यूकैरियोटिक कोशिका होगा। तो पशु विषमपोषी में यूकैरियोटिक कोशिका होता है। लेकिन इसमें भी जो बहुत सारे जीव थे, जो पहले बैक्टीरिया जो थे, बहुत सारे बैक्टीरिया जो है उनको इन्होंने जो वर्गीकृत नहीं कर पाए, बहुत सारे जीव को इन्होंने वर्गीकृत नहीं कर पाए। तो इनका भी जो है ये पद्धति दिया हुआ जो है वो गलत हो गया, इनकी भी पद्धति पूरी नहीं कर पाई। तो सबसे सटीक जो है अभी तक में वो है पांच जगत प्रणाली। और हमें इस चैप्टर में, इस अध्याय में जो पांच जगत प्रणाली के बारे में ही पढ़ना है। मैंने इससे ऊपर जो आपको बताया वो सारे आपके नॉलेज के लिए था, आपके ज्ञान के लिए था। तो उसको आप एक बार अच्छे से रिवीजन कर ले, अच्छे से पढ़ ले। उसके बाद देखिए पांच जगत प्रणाली, इसको जो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं पांच जगत प्रणाली क्या है। पांच जगत प्रणाली 1969 में आर.एच. विटेकर के द्वारा दिया गया। पांच जगत प्रणाली कब दिया गया? 1969 ईस्वी में आर.एच. विटेकर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। इस प्रणाली में जीवों को वर्गीकृत करने का आधार कोशिका संरचना की जटिलता, शारीरिक संगठन, पोषण विधि वो जीवन चक्र को रखा गया है, ठीक है। अभी तक जो है हम लोग पांच जगत प्रणाली ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मोनेरा, इसमें क्या इन्होंने किस किस आधार पर बांटा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया, इन्होंने पांच जगत बनाए, ठीक है। इससे पहले हम लोग दो जगत पढ़े, तीन जगत पढ़े, चार जगत पढ़े। अब हम लोग जो है पांच जगत वाले पढ़ रहे हैं और अभी हम लोग इसी को पढ़ते हैं, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो आपको समझने में आगे जो है वो आसानी होगी। तो देखिए पांच जगत प्रणाली, पांच जगत प्रणाली 1969 ईस्वी में आर.एच. विटेकर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। इस प्रणाली में जीवों को वर्गीकृत करने का आधार कोशिका संरचना, ठीक है, कोशिका की जटिलता, शारीरिक संगठन, पोषण विधि वो जीवन चक्र को रखा गया है, ठीक है। इसमें जो उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी, एनिमेलिया ये पांच जगत बनाए, ठीक है। मोनेरा, तो मोनेरा में जो इस जगत में जीवाणु, नीला रहित शैवाल, माइक्रोप्लाज्मा आदि प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। मोनेरा में इन्होंने किस किस को रखा? मोनेरा में जो आर.एच. विटेकर ने किस किस जीवों को रखा? तो जीवाणु को, नीला रहित शैवाल को, माइक्रोप्लाज्मा और आदि प्रोकैरियोटिक जीव को रखा गया है। ऐसे जीव जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है उनको जो इन्होंने मोनेरा में रखा, ठीक है। प्रोटिस्टा में किसको रखा? तो प्रोटिस्टा में इन्होंने रखा, इस जगत में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया गया। मतलब प्रोटिस्टा में जो है इन्होंने एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव को सम्मिलित किया है, जैसे कि प्रोटोजोआ हो गया और यूग्लिना हो गया। कवक, कवक में जो इन्होंने इस जगत में, कवक जगत में जो इन्होंने काइटिन युक्त कोशिका भित्ति वाले जीवों को रखा गया है। कवक वाले जो कवक जगत जो है इनमें जो है आर.एच. विटेकर ने ऐसे जीवों को रखा जिसमें कि काइटिन पाया जाता है, ठीक है। ये ऐसे जीव होते हैं जो अवशोषण द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं। ये कैसे जीव होते हैं? जो अवशोषण के द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है। सब चीज को जो है हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी आप यहां समझ लो, फिर आगे जो हम अच्छे से विस्तार में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे वाले भाग में तो अब देखिए प्लांटी, इस जगत में बहुकोशिकीय हरे पादपों को रखा गया है। प्लांटी में क्या है? इस जगत में बहुकोशिकीय हरे पादपों को रखा गया है, ठीक है। एनिमेलिया, एनिमेलिया में जो है इस जगत में एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय सभी जंतु को रखा गया है। एनिमेलिया जगत में जो है एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय जीव हो, सभी जंतु को रखा गया है। ये क्या है? एनिमेलिया में जंतु रहेंगे, ठीक है। प्लांटी में जो है बहुकोशिकीय एक कोशिकीय पादपों को रखा गया है, ठीक है। सॉरी, एक कोशिकीय नहीं, बहुकोशिकीय पादपों को रखा गया है प्लांटी में, ठीक है। देखिए अब पांच जगत के वर्गीकरण के निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पांच जगत के वर्गीकरण को निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। पहला क्या है? कोशिका संरचना की जटिलता। पहला क्या है? कोशिका संरचना की जटिलता क्या है उसके आधार पर रखा गया है। फिर क्या आता है? शारीरिक संगठन, ठीक है। शारीरिक संगठन क्या ऐसा होता है उसके आधार पर रखा है। इन सब जैसे कोशिका संरचना की जटिलता हो गई, शारीरिक संगठन हो गया, इन सब को जो है हम लोग आगे वाले भाग में विस्तार से पढ़ेंगे। तो अभी आप बस इतना समझो
आगे वाले भाग में मैं आपको इसको विस्तार से समझाऊंगा, तो आप आगे वाले भाग को देखना, ठीक है। आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस पढ़ना है, पहले अध्याय 1 को पढ़ना है, फिर अध्याय 2 को पढ़ना है, फिर अध्याय 3 को पढ़ना है, और हर भाग को पढ़ना है, ठीक है। हर भाग को पढ़ेगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं हर भाग में आपको हर चीज बताऊंगा तो वीडियो हमेशा लंबा हो जाया करेगा, ठीक है। तो मैं छोटा वीडियो, शॉर्ट वीडियो रखने की कोशिश करूंगा, और आपको नोट्स जो है प्रॉपर नोट्स आपको दूंगा, तो आप हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़े, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए, 5 जगत के वर्गीकरण को निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पहला क्या है, कोशिका संरचना की जटिलता। दूसरा है शारीरिक संगठन। तीसरा है पोषण प्राप्त करने की विधि क्या होती है, और चौथा है वंशावली संबंध, ठीक है। इनके आधार पे जो है इन्होंने इसको बांटा है, ठीक है। तो इसके वो बांट दिया यहाँ इनके आधार पे। तो कल जो है हम लोग इसके आगे वाले चैप्टर में, इसके आगे वाले भाग में जो हम लोग ये 5 जगत के वर्गीकरण जो मानदंड है इनको पढ़ेंगे सही। जैसे कोशिका संरचना की जटिलता को पढ़ेंगे, शारीरिक संगठन को पढ़ेंगे, पोषण प्राप्त करने की विधि को पढ़ेंगे, और वंशावली संबंध को पढ़ेंगे। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो आज हम यहीं तक इसको रहने देते हैं। इसके बाद जो हम भाग अध्याय 1-2 के भाग 2 को पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये क्लास अच्छा लगा, आपको मेरे द्वारा दिया गया जो नोट्स है आपको पसंद आया, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक करें। और आपके मन में कोई सुझाव हो या आपका कोई प्रश्न हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं फिर अगले दिन भाग 2 में, ठीक है। तब तक के लिए बाय।